हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। दोस्तों, हमने एक पार्ट देख लिया है, लेक्चर नंबर 1 देख लिया है, जिसमें हमने इंट्रो देखा था। मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। इंट्रो देखा था हमने, और कुछ उसकी डेफिनेशन का पार्ट देख लिया था। नंबर 2, हमने बाबू यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी देख लिए थे कि अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद आज बात करने वाले हैं हम आगे की मतलब फंक्शंस की। मतलब एक अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये मैं आपके स्टडी मटेरियल से ही पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला आपका दे रखा है मेजरमेंट। मेजरमेंट किसी भी चीज़ का, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि मेजरमेंट मतलब होता है मापना किसी भी चीज़ को कि वो कितना पानी में। मेजरमेंट का मतलब यहाँ पर आप अकाउंटिंग के डेटा को मेजर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो पिछले डेटा की कंपेरिजन। वहीं वहाँ पे लिखा हुआ है मेन जो फंक्शन दे रखा है मेजरमेंट। मेजरमेंट सर किसके साथ करना है, कंपैरिजन किसके साथ करना है? कहता है पास्ट परफॉर्मेंस। जो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस रही, भाई सर आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, मुझे जल्दी से बताइए। जी मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, उसका कुछ ना कुछ डाटा, कुछ मार्कशीट तो आपके पास होगी ही। अब आप 12th में हैं, तो आपके 12th में कितने मार्क्स आए उसकी भी कुछ ना कुछ, यानी कि आपके पास कुछ तो डाटा है ना। उस डेटा को आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो उसी कंपैरिजन को यहाँ पर क्या बोला गया, मेजरमेंट किसका, पास्ट का। पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है और करंट परफॉर्मेंस से आप क्या कर सकते हैं उसको, बिजनेस की परफॉर्मेंस से। जबकि पास्ट परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस के बीच में जो आप कर सकते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, मेजरमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ूं मैं। बहुत इजी है बेटा, सब आप कर चुके हो ये 11th में सब। उसके बाद है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना। यानी कि आप, अब जैसे कि आपको सीए कर रहे हो आप, या सीएमए कर रहे हो, या कोई सीएस का फाउंडेशन का कोर्स कर रहे हो, तो आपको देखा जाएगा कि भैया आपकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे। तो आप कंपैरिजन कर रहे हो ना कहीं, तो आपको कंपैरिजन किया जाएगा भैया। ये मतलब जैसे कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका देखा जाता है कि भैया क्या इस बच्चे का एडमिशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है, आपका जो परफॉर्मेंस है, वो डेटा, अगर आपके पास अकाउंटिंग का डेटा, आपके पास सेल है, परचेज है, सारा डेटा आपके पास है, तो उससे आप फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकते हो कि भैया मैं नई ब्रांच खोलनी है या नहीं खोलनी, मुझे कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है या नहीं करना। सपोज सपोज आप शर्ट बनाते हो, यहाँ पर मैंने देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं आप एक शर्ट बनाते हो। ठीक है, अब शर्ट से आपका डेटा, शर्ट का आपके पास डेटा है, सेल का है, परचेज का है, सारा कुछ है। तो आप उसके साथ क्या ऐड करना चाहते हो, जीन्स। तो जब शर्ट का प्रोडक्ट आपका सक्सेसफुल हो पाएगा, तभी तो आप जीन्स पर जाओगे। फिर जीन्स का सक्सेसफुल हुआ, तभी तो आप टी शर्ट पे जाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी फ्यूचर के लिए। तो वही है फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग हेल्प करती है किसमें, फोरकास्ट करने में, फ्यूचर परफॉर्मेंस में, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइज। ठीक है जी, मैं इसको एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, फ्यूचर परफॉर्मेंस। के बाद देखो डिसीजन मेकिंग। कहता है डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है किसको, जो यूजर्स हैं, अकाउंट्स के यूजर्स कौन कौन होते हैं, मेरे को एक बार बताना। जैसे कि मैनेजमेंट है, रिसर्चर है, गवर्नमेंट है, ऑनर है, इम्प्लॉय है, लेंडर है, जितने भी आपके स्टेक होल्डर हैं। ठीक है जी, उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग। क्या आपके पास अकाउंट्स का करेक्ट डेटा होगा, सेल का, परचेज का, प्रॉफिट का, एक्सपेंस का, तभी तो आप उसकी हेल्प से डिसीजन ले पाओगे। डिसीजन मतलब यहाँ इन्वेस्ट करना है नहीं करना, ये बिजनेस करना है नहीं करना। अब टाटा कंपनी है, अब जैसे कि टाटा कंपनी का मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी प्रोडक्ट में डील करती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट में डील करती है। टी बनाती है वो, नैनो भी बनाती है, और क्या बनाती है, मोबाइल भी बनाती है, और सॉल्ट भी बनाती है। अब इन चारों में से भैया उसके पास डेटा होगा, कौन सा उसका प्रोडक्ट प्रॉफिट में चल रहा है, कौन सा नहीं चल, तो उसका कुछ ना कुछ डेटा तो होगा ना। तभी तो उसके बेसिस पर वो क्या कर पाएंगे, अपना डिसीजन ले पाएंगे। बोलो हाँ के ना। ठीक है जी, तो वही चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा कंपैरिजन का। उसके बाद कहता है कंपैरिजन करना। भैया आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, किस किस का, पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है।
फाइनेंशियल पोजीशन कंपैरिजन करना, इवैल्यूएशन करना। अकाउंटिंग असेस परफॉर्मेंस अचीव इन रिलेशन टू टारगेट, अपना टारगेट पूरा कर पाए नहीं कर पाए। भैया आपने टारगेट रखा था सेल करनी है 10 लाख रुपए की, क्या आप वो टारगेट अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, ये उसके बारे में है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब कोई भी आपका एक्सपेंस है, कहीं एक्सपेंस ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं आप ज़्यादा तो आपने सैलरी पे तो नहीं कर दी, क्या वो ठीक तरह से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, उसके ऊपर। कंट्रोल का मेरा यहाँ से मतलब है कोई आपने एक्सपेंस कर दिया, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब उसका कुछ ना कुछ आपके पास डेटा तो होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने सैलरी दे दी, किसको, मैनेजर को आप सैलरी देते हो, मैनेजर को टारगेट दे रखा है इतना, उसने टारगेट पूरा नहीं किया लेकिन आप सैलरी पे कर रहे हो, कितनी सैलरी पे कर रहे हो कितनी नहीं कर रहे हो, उसके बिहाफ पर आप डिसीजन ले सकते हो, मतलब उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर दिया, कहीं एडवर्टीजमेंट का खर्चा ज़्यादा तो नहीं कर दिया जिससे आपकी कॉस्ट प्रोडक्ट की बढ़ गई। रिलेटेड यानी कि कंपनी के वीक पॉइंट्स भी आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, आइडेंटिफाई वीक पॉइंट। ठीक है जी, उसके बाद कह रहा है असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेस। सीधी बात है भैया, अकाउंट अगर प्रॉपर होगा तो गवर्नमेंट का टैक्स निकालने में आसानी होगी, अदरवाइज आप कैसे निकालोगे, क्या कहोगे गवर्नमेंट को, ले लेना सर ठीक ठाक, जो 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 मतलब ठीक ठाक हो वो लेना। भैया क्या ठीक ठाक लेना, आपके अकाउंट में जो आपका डेटा होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा, उसी के बिहाफ पर तो आप टैक्स पे करोगे ना। तो वो ये हेल्प करता है किसमें, गवर्नमेंट के रेगुलेशन फॉलो करने में और टैक्स फॉलो करने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब अगला कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग। कीपिंग क्या होती है, देखो एक डिफरेंस यहाँ पर ये भी देखा, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का मैं आपको एग्जांपल दूं तो बुक कीपिंग से मेरा मतलब है कि एक है कंपाउंडर, हॉस्पिटल में गए हो, एक कंपाउंडर होता है और एक डॉक्टर होता है, बोलो हाँ के ना। कंपाउंडर वो होता है जो कंपाउंडर जो छोटे छोटे काम कर देता है, जैसे ड्रेसिंग करना या आपको मेडिसिन देना, लेकिन जो रिपोर्ट वगैरह देखने का काम होता है, एनालिटिकल वर्क काम होता है, वो कौन करता है, डॉक्टर करता है। तो ठीक बेटा जी, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं कि बुक कीपिंग जो है कंपाउंडिंग वाला काम है, यानी कि वो बंदा भी कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। तो देखो, एज डिफाइंड बाय कार्टर, बुक कीपिंग इज अ साइंस और आर्ट, कह रहा है साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि भैया बुक कीपिंग के लिए भी कुछ प्रिंसिपल वगैरह की रूल्स की जरूरत होती है। और आर्ट, आर्ट मतलब इसको सीखना पड़ता है, हर कोई नहीं कर सकता ये, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, हर कोई इसको नहीं कर सकता। फिर कह रहा है करंटली रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट ट्रांसफर ऑफ मनी, कह रहा है मनी और मनी वर्थ में रिकॉर्ड करने का। बुक कीपिंग इज एक्टिविटी कंसर्न रिकॉर्डिंग क्लासीफाई, वही जो हमने डेफिनेशन में किसका, फाइनेंशियल से रिलेटेड, जो बिजनेस की ऑपरेशन है किसी पार्टिकुलर पीरियड के। बात समझ आई, कुछ ही नहीं है, डेफिनेशन ही कॉपी पेस्ट करके रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई, बस। अब कहता है क्या क्या, मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये क्या है, मैकेनिकल टास्क है। ठीक है, ठीक है जी, क्या क्या है, क्लासीफाई। ठीक है जी, अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, कहता है ये कलेक्ट करता है, कलेक्शन ऑफ बेसिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कलेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि मैंने बताया ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन को देखना है क्या ये बिजनेस की है, क्या मेजरमेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल कैरेक्टर, मेजरमेंट वही आ गया, सॉरी, मेजरमेंट आ गया, इकोनॉमिक्स, ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है जी, फिर कहता है बस वही बातें लिखी हुई, रिकॉर्डिंग करता है, फाइनेंशियल इफेक्ट देखता है, क्लासीफाई करता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन देखता है, और कहता है क्या बनाता है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, अब हम जो करने वाले हैं, जब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है हमारा कंपाउंडर और ये है हमारा डॉक्टर। कंपाउंडर और डॉक्टर, कंपाउंडर कौन होता है, छोटे छोटे काम करता, तो बुक कीपिंग क्या है, कंपाउंडर है,
और अकाउंटिंग क्या है, डॉक्टर है। तो देखिए कहता है आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग, कहता है बुक कीपिंग का जो आउटपुट है वो इनपुट है किसका, अकाउंट, मतलब इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट होगा। इसका सर ये अकाउंटिंग है और ये बुक कीपिंग है, ठीक है जी। लेकिन इसका आउटपुट जो है वो डिसीजन के लिए काम आता है। इसका जो इनपुट है, इसका आउट सॉरी इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट है। कंफ्यूज नहीं होना, मतलब सिंपल सी बात है, बुक कीपिंग का रिजल्ट जो है इसका इनपुट बनेगा, मतलब इसका अकाउंट बनाने में तैयार करेगा पहली चीज। उसके बाद कहता है, मैं आपको सिंपल टाइम में बता देता हूँ, बुक कीपिंग जो है प्राइमरी स्टेज होती है, जबकि अकाउंटिंग जो है सेकेंडरी स्टेज होती है। बुक कीपिंग को करने के लिए हायर लेवल एजुकेशन की या हायर एक्सपर्टीज नॉलेज की जरूरत नहीं होती, जबकि इसके लिए जरूरत होती है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डॉक्टर है, ठीक है। फिर कहता है पर्पस ऑफ बुक कीपिंग इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इवेंट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। कहता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड करने को, जबकि ये क्या है, रिजल्ट है किसका, बताता है। पर्पस ऑफ अकाउंट इज फाइंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, बिजनेस का रिपोर्ट। सिंपल सी बात है, सिंपल बात ये कहता है कि भैया ये जो है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने का काम आता है, जबकि ये जो है अकाउंटिंग जो की जाती है एक रिपोर्ट बनाते हैं ताकि एनालिटिकल जजमेंट कर सके, ठीक है, कि इसमें प्रॉफिट है या नहीं, अपने यूजर्स को बता सकें। फिर वही बात लिखी हुई है, बुक कीपिंग इज फाउंडेशन, ये पहली स्टेज है, ये फाउंडेशन है, जबकि ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। फाउंडेशन कह लो, ये फर्स्ट स्टेप है, ये इसके होता है, बुक कीपिंग पहले आता है, ये बाद में आता है। बुक कीपिंग कैरिड बाय, वही बात, जूनियर स्टाफ और सीनियर स्टाफ। के लिए स्किल की जरूरत होती है, इसके लिए स्किल की जरूरत नहीं होती। फिर कहता है ऑब्जेक्ट क्या, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट है सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना किसी पार्टिकुलर पीरियड में, जबकि इसका अकाउंटिंग का क्या है, डिसीजन मेकिंग करना, क्योंकि हम तभी तो बता पाएंगे ना प्रॉफिट है लॉस है क्या नहीं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे से बेटा पूछो, किसी तरह का कोई भी डाउट है तो पूछो, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अब यहाँ पर अकाउंटिंग साइकिल है जो हमने देख चुके थे, अकाउंटिंग साइकिल बेटा हम देख चुके थे। आज हमारी जो बात है कौन सी, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। मतलब अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन क्या है, अकाउंटिंग की कितनी ब्रांच है। जैसे कि घर में छोटे छोटे भाई होते हैं ना, ठीक उस तरह से अकाउंटिंग के भी छोटे छोटे भाई बहन हैं। सबसे छोटा भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर छोटा क्यों है, क्योंकि सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर इसके बाद पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनमें डिफरेंस क्या है, इसका काम होता है रिकॉर्डिंग करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना। इसका काम है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्ट निकालना, तभी तो इसका नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट या फिर सर्विस को डिफाइन करना, वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे मेथड हैं कैसे कैसे निकालते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजेक्शन होता है का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, ठीक है जी। यहाँ तक बाबू कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद है मैनेजमेंट। अब इन दोनों की हेल्प से कुछ डेटा को मिल जाता है, उस डेटा की हेल्प से क्या कहते हैं, डिसीजन लेते हैं, भाई कहीं प्रोजेक्ट लगाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाए या नहीं बनाए, कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन है। लॉन्ग टर्म डिसीजन का मतलब, मान लो कोई नई कार लॉन्च करनी है तो वो देखा जाएगा पर्याप्त प्रॉफिट है या नहीं, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड डिसीजन, मतलब इन दोनों का डाटा कंपाइल करके इसका हम देखेंगे क्या इसका डिसीजन क्या आ रहा है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है, बस वही बात लिखी हुई है, डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिजल्ट, डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है। फाइनेंशियल रिजल्ट, चलिए फाइनेंशियल रिजल्ट कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। ये तीनों बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं।
एक बार आपको रीड करनी हो रीड कर लेना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये आप बेसिक इंट्रोडक्शन देना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। देखो वही कॉपी पेस्ट करके डेफिनेशन दे रखी है। और कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी प्रोडक्ट को निकालने के लिए जो टेक्निक जो मेथड्स यूज होते हैं उसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों का डाटा कंपाइल करके अब उसके बाद कहता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अकाउंटिंग करने के दो मेथड हैं, एक तो है कैश बेसिस और एक होता है एक्रुअल बेसिस। सर कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस क्या होता है? तो ये कैश बेसिस वही होता है जो दुकानों पे लिखा होता है आज नगद कल उधार। मतलब ये बंदा सिर्फ नगद ही कैश में ही डील करता है। कैश बेसिस अकाउंटिंग आर दोज अकाउंटिंग विच रिलेट ओनली कैश ट्रांजेक्शन, दैट्स इट। accrual basis accounting are those accounting which relate cash और accrual both। ठीक है जी, जिसमें दोनों इंक्लूड हो। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? कैश बेसिस में बेटा जी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने सेल किया, एग्जांपल के तौर पे मैंने सेल किया तो मैं कैश काउंट डेबिट सेल ये कैश में रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्रेडिट सेल की, क्या की? क्रेडिट सेल की। मैं करता हूँ राम अकाउंट डेबिट टू सेल। भले ही राम ने मुझे पैसा नहीं दिया लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, सेल रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसको बोलते हैं एक्रुअल बेसिस। ठीक है जी, बात समझ आई? बहुत इजी चीज़ है। देखो एक बार यहाँ क्या लिखा है, एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग इज मेथड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विच रिवेन्यू कॉस्ट एसेट लायबिलिटी रिफ्लेक्ट अकाउंट किसी पीरियड में जब भी वो अकड़ हुई। अकड़ का मतलब होता है होना, जब भी वो हुई। द बेसिक इंक्लूड कंसिडरेशन रिलेटिंग टू द डिफेंस एलोकेशन डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये सब निकालने के लिए काम आता है। जबकि कैश बेसिस कहता है ओनली और ओनली कैश ट्रांजेक्शन, एक्चुअल बेसिस पे कह लो, एक्चुअल पेमेंट या एक्चुअल रिसिप्ट पार्टिकुलर पीरियड की। ठीक है जी, मैंने अंडरलाइन कर दिया। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई भी आप लोगों को डाउट होगा। और डाउट होगा तो बाबू पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है ही और व्हाट्सएप है ही। ठीक है, फिर भी बाबू कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट में आप अपना डाउट डाल सकते हैं कि सर हमें ये डाउट है। ठीक है जी, ये आगे बढ़ते हैं। अब कहता है डिफरेंस बता दो। क्या बता दो डिफरेंस? किस किस में? भैया सिंपल सी बात है, अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो यही है, अक्रूवल बेसिस जो है दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, कैश और क्रेडिट दोनों। जबकि कैश बेसिस ओनली कैश ट्रांजैक्शन करता है। अक्रूवल बेसिस जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है, जबकि कैश बेसिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। ठीक है, अक्रूवल बेसिस और क्या करता है? अक्रूवल बेसिस जो है वहाँ पर जो है क्या होता है अक्रूवल बेसिस में? अक्रूवल बेसिस हम ये भी कह सकते हैं कि वो ट्रू ट्रू पिक्चर दिखाता है, जबकि कैश बेसिस में ट्रू पिक्चर नहीं दिखती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड ही नहीं होता ना वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये अक्रूवल बेसिस जो है आपका, अक्रूवल बेसिस में विंडो ड्रेसिंग हम कर सकते हैं, यानी कि कपट कर सकते हैं। जबकि कैश बेसिस में कोई कपट नहीं होगा, सिंपल सा है भैया, कैश आया तो रिकॉर्ड करो वरना रिकॉर्ड करो। अब अक्रूवल बेसिस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत होती है, जबकि कैश बेसिस में एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं होती। मैंने शायद 4 से 5 पॉइंट आपको बता दिया, वही पॉइंट आप यहाँ लिखे हुए हैं। कहता है अक्रूवल बेसिस प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह सारे रिकॉर्ड होते हैं, जबकि यहाँ होते हैं यहाँ नहीं होते। मैंने कट मार दिया, ठीक है। फिर कहता है इसका जो प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट ऑलवेज हाइयर होगा और इसका हमेशा लोअर होगा के कंपैरिजन में। क्यों हाइयर होगा? क्योंकि भैया ये क्रेडिट सेल भी रिकॉर्ड करेगा, जबकि ये क्रेडिट सेल रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ दोनों सेल आएंगी, यहाँ एक सेल आएगी, यहाँ कैश सेल आएगी ओनली। ठीक है, अब कहता है इनकम स्टेटमेंट विल शो रिलेटिवली लोअर इनकम हाइयर लोअर इनकम केस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कहता है इनकम यहाँ पर क्या होगी, लो आएगी, जबकि यहाँ पर हाई आएगी। ठीक है, बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है अंडर दिस मेथड अकाउंटेंट हैज ऑप्शन
क्या ऑप्शन होता है और यहाँ पर चॉइस होती है। अवेलेबिलिटी टू ऑप्शन टू एन अकाउंटेंट मैनिपुलेट, कहता है यहाँ पर मैनिपुलेट हो सकता है, यहाँ मैनिपुलेट के चांसेस नहीं है। मतलब नहीं है मतलब कम है। देखो मैं कोई भी चीज़ कहूँगा ये कहूँगा कि कम है, कम का मतलब यहाँ पर ये है कि बेहतर है। ठीक है। और उसके बाद हाइब्रिड और मिक्स मेथड है जिसमें दोनों की रिकॉर्डिंग हो। ठीक है। यहाँ तक बाबू कोई भी डाउट किसी भी तरह का तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए इस पार्ट में मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू जी दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपने पहला और दूसरा पार्ट अच्छे से देखा होगा। तभी बेटा थर्ड पार्ट देखना, अदरवाइज थर्ड पार्ट में थोड़ा सा आपको मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। टर्म से मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। पहले सबसे पहले तो कहानी आपके साथ सुनाना क्या शेयर करना चाहूँगा। देखिए मैं एक बार अपने दोस्त के यहाँ गया था और वो दोस्त मेरा पंजाबी था और उनकी जो वाइफ थी वो उसमें काम कर रही थी किचन में। तो एकदम से उसने शोर मचाया तो उसने बोला वो भगवान की कर दी पई है। तो वाइफ अंदर से जवाब देती है तेरा ही स्यापा पै गया है, वही प्यारियां। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा यार क्या है तुमने क्या बोला, तो कह रहा है कि भैया तेरा ही स्यापा पै गया है का मतलब जब इंसान मर जाता है और वाइफ फूट फूट कर रोती है तो उसको बोला जाता है तेरा ही स्यापा पै गया है। तो तब मुझे बात समझ आई। मैंने कहा यार ये क्या है तुम्हारी आप, कहता उसने बोला हमारी लैंग्वेज है ये, हमारी आपस की टर्म्स है। क्या ठीक है, यानी कि उन आपस की कुछ टर्म्स थी जो मैं नहीं समझ पाया था। ठीक है। ठीक उसी तरह से आप एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप जो है कभी केमिस्ट की दुकान पे जाना, केमिस्ट मतलब मेडिसिन की दुकान पे, डॉक्टर कोई भी मेडिसिन लिख देता है, हम उसको पढ़ते रहते हैं, हमें समझ ही नहीं आती किस चीज़ की मेडिसिन है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। बट अगर आप केमिस्ट वाले को दोगे ना, वो झट से समझ जाएगा चाहे कितनी भी गंदी राइटिंग में लिखी हो। ठीक है। तो वो क्या है उनकी, मैंने पूछा यार तुम्हें कैसे समझ आया था, तो कहता भैया ये हमारी टर्म्स है। ठीक है। एक उसी तरीके से अगर मान लो एक लॉयर अपनी स्पीच देता है कहाँ पर, कोर्ट के अंदर अपनी स्पीच देता है कोर्ट के अंदर और वो कुछ बार बार वर्ड यूज करता है लिटिगेशन लिटिगेशन। मैं कहता हूँ हमें समझ में ही नहीं आता यार ये लिटिगेशन वर्ड है क्या। तो वो पर्सन जो कहता है कि लिटिगेशन का मतलब होता है केस करना, तो कहता भैया ये हमारी लैंग्वेज की हमारी लॉ की आपस की टर्म्स है। तो ठीक बेटा, उसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ क्योंकि मुझे पता है बिना एग्जांपल के आपको समझ में नहीं आएगा। और एक मान लो आप कभी किसी साइंस साइड के स्टूडेंट से मिलना, वो कभी ऐसे भारी भरकम शब्द बोलेगा ना आपको पका देगा। जैसे कि मान लो कहेगा कभी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है। और हमें आज तक उसका समझ में नहीं आया। ऑक्सीजन का तो चलो समझ आता है, भाई सांस लेने को ये लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, और P2O पता नहीं क्या क्या उनके वर्ड होते हैं। तो वो साइंस वालों की आपस की टर्म्स होती हैं। ठीक उसी तरह से कॉमर्स का बच्चा जो होगा जो अकाउंट्स पढ़ता होगा, उसकी भी कुछ आपस की टर्म्स होती हैं जो सिर्फ कॉमर्स का बच्चा अकाउंट्स का बच्चा ही समझ पाएगा। बाकी कॉमर्स वाले सॉरी बाकी आर्ट्स वाले और साइंस वाले उस टर्म्स को बेटा जी नहीं समझ पाएंगे। तो ठीक है, तो वहीं यहाँ पर कुछ टर्म्स दे रखे हैं, कुछ शब्द दे रखे हैं जो बार बार अकाउंटेंसी में बोले जाते हैं। सर इनका मतलब क्या है, इनका मतलब हमें बता दो। हम कभी बोलेंगे एसेट, कभी बोलेंगे लायबिलिटी, कभी बोलेंगे कैपिटल। तो ये सिर्फ उन्हीं को समझ आएगा जो बच्चा यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ा हुआ होगा, सिर्फ उसी को ये टर्म्स क्लियर होगी। अदरवाइज किसी भी बच्चे को, आर्ट्स वाले को ये टर्म्स क्लियर ही नहीं होगी, कॉमर्स और साइंस वाले को तो बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है। चलिए करते हैं हम आगे। यहाँ देखो कहता है इन द ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर क्लैरिटी वन मस्ट ग्रास्प ऑफ द फॉलोइंग कॉमन एक्सप्रेशन ऑलवेज यूज। बस वही बात है, बिजनेस अकाउंटिंग वही सारी चीज़ें हैं, वही रामायण लिखी हुई है, आप इसको चाहें तो पढ़ लेना। ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ ट्रांजेक्शन क्या होती है। देखो जब दो पार्टियां आपस में कुछ भी लेन देन करती है ना, जब दो पार्टी आपस में कुछ भी लेन देन करती है तो उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन हो गई। क्या हो गई? ट्रांजेक्शन। अब ये इंटरनली भी हो सकती है एक्सटर्नल भी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको कुछ बेचा, मैं कहूँगा ट्रांजेक्शन हो गई। मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, कहूँगा ट्रांजेक्शन हो गई। मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, कहूँगा ट्रांजेक्शन हो गई। तो आपको मेरी बात समझ
समझ आ रही है? ट्रांजैक्शन का मतलब कुछ भी, एनीथिंग, लेन देन, इट इज रिलेटेड टू द बिजनेस, से रिलेटेड होना चाहिए बस। कहता है ट्रांजैक्शन मीन्स इवेंट, बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व एक्सचेंज मनी और मनी वर्थ। कहता है कुछ भी एक्सचेंज हो मनी और मनी वर्थ में बिटवीन द पार्टीज। वही बात है, द इवेंट कैन मेजर, कह रहा इवेंट जो है मनी में मेजर होना चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखा परचेज ऑफ गुड्स और रिसीव ऑफ मटेरियल, टेकिंग ऑफ क्रेडिट पेमेंट। तो वही सारी दे रखी है। तो आई थिंक आप ट्रांजेक्शन का मतलब समझ पाए। ठीक है जी। और कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेटा आप लैपटॉप में देखेंगे लेक्चर तो ज़्यादा आपको इसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, क्योंकि आजकल बच्चे फ़ोन में देखते हैं। चलिए, ये गुड्स वगैरह मैं आपको बाद में बताऊँ। गुड्स का मतलब क्या होता है? कोई भी रॉ मटेरियल या आर्टिकल, या तो भैया आप गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल करेंगे या रेडीमेड देंगे। तो उसको गुड्स को रेडीमेड भी अगर बेचते तो उसको क्या बोलेंगे आप? अकाउंटेंसी की टेक्निकल लैंग्वेज में गुड्स और सर्विसेज। सर्विस देते हैं तो सर्विस, गुड्स देते हैं तो गुड्स। कहता है दीज आर टेंजिबल आर्टिकल्स, को आर्टिकल भी बोलते हैं। द बिजनेस और बिजनेस डील्स, दीज आर्टिकल कॉमोडिटी हो सकती है, बॉट एंड सोल्ड, प्रोड्यूस और सोल्ड, लाकर बेचना या फिर बनाकर बेचना। क्लासीफाई, इसको गुड्स में क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मशीन मैन्युफैक्चर की कंपनी ने, तो उसके लिए क्या है? गुड्स है ये। ठीक है, बाकी प्रॉफिट और लॉस की बात आगे करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है आपका एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। मतलब एसेट वो संपत्ति है जो बिजनेस इनकम को जनरेट करने के लिए क्या करता है? बनाता है। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब इसमें बिल्डिंग भी हो सकती है। अब जैसे कि मान लो ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस प्रीमाइसिस में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लेक्चर, ऑब्वियसली बात है वो एक बिल्डिंग है। तो वो बिल्डिंग क्या कर रही है? हेल्प कर रही है मुझे प्रोडक्ट बनाने में। अब मैं सर्विस दे रहा हूँ तो मुझे हेल्प कर रही है ना। रहा है जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं ना कहीं ये बिजनेस का एसेट ही तो है। ये माइक बिजनेस का एसेट ही तो है। और जिस विजुलाइजर पे आप ये देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या है? एसेट ही तो है। तो वही चीज़ है, कहता है एसेट इज रिसोर्स ओन बाय द बिजनेस। ठीक है, विद द पर्पस ऑफ यूजिंग जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर को प्रॉफिट जनरेट करने का काम आता है। और कहता है एसेट कैन बी टेंजिबल और, अब देखो आपकी फेवरेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब यू कैन सीन एंड टच, और इंटेंजिबल यू कैन नॉट बी सीन एंड टच। मतलब टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसको आप देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, और इंटेंजिबल को जिसको आप देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। टेंजिबल एसेट आर कैपिटल एसेट हो सकती है, विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन बी एंड टच, जिसको आप फील भी कर सकते हैं, लाइक प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिटिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, बुक्स, कंप्यूटर, व्हीकल। कैपिटल एसेट विच हैव, अब ये कह रहा है इन एसेट की कोई फिजिकल एक्सटेंस नहीं होती। जिन कैपिटल एसेट की फिजिकल एक्सटेंस नहीं होती तो उनको क्या कहा जाता है? इनटेंजिबल। ठीक है जी। जैसे कि क्या? गुडविल, गुडविल क्या होती है अभी देखेंगे आगे। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब देखेंगे आगे। डिजाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब उसके बाद कहता है एसेट जो है हमारी दो टाइप की होती हैं, करंट और नॉन करंट। करंट एसेट, देखो करंट एसेट वो होती है जो बेनिफिट देती है कम से कम 12 महीने का। मतलब सर 12 महीने से ज़्यादा अगर देगी बेनिफिट तो उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। करंट एसेट आर दोज एसेट विच गिव्स बेनिफिट विद इन 1 ईयर। मैंने यूज किया है विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ईयर की बात है। करंट एसेट कैन बी क्लासीफाई ऑफ द, कह रहा सेटिस्फाई द फॉलोइंग वन ऑफ द कंडीशन। क्या कंडीशन है भैया? देखते हैं। कहते हैं एक तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और प्राइमरी फॉर हेल्ड फॉर ट्रेड, ट्रेड के पर्पज से होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ड्यू टू राइज, कहता है वही वाली बात, 12 महीने के अंदर अंदर लाइज होनी चाहिए। ठीक है,
या फिर 12 महीने का बेनिफिट या फिर 12 महीने की पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है जी। यानी कि सिंपल सी बात है, ऐसी एसेट जो सिर्फ 12 महीने का बेनिफिट देगी वो करंट एसेट की कैटेगरी में आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉक, स्टॉक है, कैश है, बैंक है, क्रेडिट कार्ड है। क्या आप 12 महीने की, आप और भी डेटर है जो 12 महीने के अंदर पेमेंट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, क्रेडिट एसेट। के बाद है बाबू आगे नॉन करंट एसेट। कहता है नॉन करंट एसेट आर दोज एसेट विच गिव्स बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। मैंने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पर, मोर देन, 1 साल से ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर क्या है, मशीन। आई होप आपको यहाँ पर थोड़ी सी समझ आ रही हो, क्योंकि 11th क्लास में आप ये सारा पढ़ के आए हो। मैं तो सिर्फ बेटा रिवाइज करा रहा हूँ। और हाँ, अगर मान लो आपको 11th क्लास में कुछ भी दिक्कत है तो बेटा यहाँ पर चैनल पर प्ले लिस्ट भी है, आप 11th क्लास का भी देख सकते हो, पूरा देख सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट कंटेंट डाल रखा है और विथ पिक्चर्स। जैसे कि यहाँ पर करंट एसेट क्या होती है, यहाँ पर ये तो स्टडी मटेरियल ना, वहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। ये पूरा कंटेंट मिलेगा क्या है क्या नहीं। अब कहता है लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी मतलब मैं कहूँगा ये कर्ज होता है बिजनेस का, मतलब बिजनेस के द्वारा जो पे या पेबल अमाउंट होता है विद इन 1 ईयर या फिर मोर देन 1 ईयर। एक लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर से हम गुड्स वगैरह खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो उसको पेमेंट कहीं ना कहीं करनी होगी। अब हम उसको पेमेंट करेंगे तो कब करेंगे, 1 साल से ज़्यादा का पेमेंट भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इन जनरल कम का ही पेमेंट करते हैं क्योंकि वो डेप्ट वगैरह में आ जाता है 1 साल से ज़्यादा में। तो कहता है इज इज ऑब्लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर सेटल फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट में सेटल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है हमने क्रेडिट परचेज कर लिए। अब ये भी लायबिलिटी दो टाइप की होती है, करंट भी हो सकती है, नॉन करंट भी होती है। वही विच पे और पेबल विद इन 1 ईयर, तो ये करंट हो जाएगी। मोर देन 1 ईयर तो शॉर्ट टर्म हो जाएगी, सॉरी लॉन्ग टर्म हो जाएगी। ठीक है बाबू, चलिए इस पार्ट में मैं इतना ही रखता हूँ। मैं छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ, उस पार्ट में मैं इतना ही रखता हूँ। फिर आगे बेटा देखेंगे क्या है नेक्स्ट पार्ट में।